जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, दिस इज द MG मैजेस्टर, जिसको कि आज मैं कुछ किलोमीटर्स के लिए चला चुका हूँ, मतलब ठीक ठाक किलोमीटर्स के लिए चला चुका हूँ। और उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बड़े पॉजिटिव्स क्या हैं, बड़े नेगेटिव्स क्या हैं, और क्या आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के बियॉन्ड एक्चुअली देखना भी चाहिए या नहीं देखना चाहिए। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी, और आज मेरी सवारी MG की मैजेस्टर होगी। और तो शुरुआत करते हैं पहले बड़े पॉजिटिव से, जो कि इस सेगमेंट के बायर के एक्चुअली तमन्ना भी होती है। वो चाहता है कि वो जो गाड़ी है वो बड़ी दिखे, बल्कि दिखे, मस्कुलर दिखे, रोड प्रेजेंस अच्छी हो, जो कि एक्चुअली ये 5 मीटर से बड़ी गाड़ी जो है आपको ऑफर करती है। लगभग 3 मीटर के आसपास का इसका व्हील बेस है, 2.9 मीटर्स के आसपास का इसका व्हील बेस है। लंबाई के मामले में अपने सेगमेंट में सबसे लंबी है, ऊंचाई के मामले में सबसे ऊंची है, चौड़ाई के मामले में सबसे चौड़ी है। तो वो जो रोड प्रेजेंस आपको चाहिए, स्पेशली इस कलर में, और इसका जो एक ग्रे कलर आता है उसमें एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है। वाइट कलर में देखने में अभी भी वो थोड़ी थोड़ी ग्लॉस्टर की आपको याद आएगी, जो कि टेक्निकली इसकी प्रेडेसेसर आप बोल सकते हो, या इसी का थोड़ा लाइट वर्जन आप बोल सकते हो, इसको प्रो वर्जन आप बोल सकते हो, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है, फिर आपको ये सब चीज़ें दी गई है। बाकी जैसे कि मैंने बोला कि एक बड़ा पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर आपकी गाड़ी जो है रोड प्रेजेंस में अच्छी हो, स्पेशली वो गाड़ी जो कि 4x4 कैपेबिलिटीज़ या ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के लिए बनी हो। तो वो बुच लुक, वो एकदम स्ट्रेट लाइंस जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, वो एक्चुअली अच्छी लगती है। साइड से गाड़ी अच्छी लगती है, फ्रंट से गाड़ी अच्छी लगती है, रियर से थोड़ा थोड़ा वो बैजिंग अलग अलग, मैजेस्टर की बैजिंग है, मॉरिस गराजेस की बैजिंग है, 4 व्हील ड्राइव है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। अच्छी बात यह है वो इंटरनेट इनसाइड, वो ब्रिज डायनामिक्स और वो जो चीज़ें पहले करते थे वो इन्होंने इस बार नहीं की है, जो कि एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल लुक्स के मामले में मुझे लगता है कि लोगों को शायद ये पसंद आएगी। मैं लुक्स पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, बट क्योंकि रोड प्रेजेंस की बात है कि क्या लोगों को पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, कैमरे में कैसी लगी मुझे जब मैं शूट कर रहा था, तो उन सब मामलों में मुझे एक्चुअली ये इसका बड़ा पॉजिटिव नज़र आता है। मूविंग ऑन टू दी पॉजिटिव नंबर 2, और वो है कि आप ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी की बात करोगे, फिट एंड फिनिश लेवल्स की बात करोगे, तो इसका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, सबसे बड़ा राइवल है फॉर्च्यूनर, उसके मुकाबले आपको ये थोड़ी बेहतर लगेगी। बहुत सारी जगह पे सॉफ्ट टच का इस्तेमाल है, टॉप ऑफ द डैशबोर्ड सॉफ्ट टच है, यहाँ पे सॉफ्ट टच का इस्तेमाल है, अलग अलग तरीके के प्लास्टिक्स का इस्तेमाल हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन साथ में प्ले करने की कोशिश की है। यहाँ पे सॉफ्ट टच, यहाँ पे सॉफ्ट टच, एवरीवेयर यू टच इट फील्स प्रीमियम इनफ, जो कि मेरे हिसाब से इसके फेवर में जा सकता है। ड्यूरेबिलिटी है या नहीं है, क्या वो चूंचा चूंचा की आवाज़ें आगे और बढ़ेगी, क्योंकि कुछ कुछ जगहों से अभी हल्की हल्की आ रही है, जो कि आपको फॉर्च्यूनर में भी आती है। सारी बॉडी ऑन फ्रेम जो एसयूवीज होती हैं, जो लैडर फ्रेम वाली एसयूवीज होती हैं, उनमें एक्चुअली होता ही कहीं कहीं ना कहीं से आवाज़ आती रहती है, जॉइंट से हल्की फुल्की आवाज़ें आती रहती है, जो कि यहाँ पर भी है। पर फॉर्च्यूनर की स्ट्रेंथ ये है कि फॉर्च्यूनर जैसा आपको नई मिलती है, कई सालों तक वैसी की वैसी ही चलती रहती है, जो कि एक बड़ी खूबी है उस गाड़ी की। क्या ये भी कर पाएगी? ओनली टाइम विल टेल। आई कैन टेल यू कि अभी के लिए देखने में प्रीमियम ये गाड़ी नज़र आती है, बहुत अच्छे मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, अभी भी मैं जर्मन एसयूवीज़ जो कि मोनोकॉक एसयूवीज़ हैं, उनकी तरफ जब जाता हूँ तो फिट एंड फिनिश लेवल्स मुझे कंपैरेटिवली बेटर लगते हैं। बट फॉर अ कार ऑफ दिस साइज दैट इज ट्राइंग टू कॉम्पीट द टोयोटा फॉर्च्यूनर, इट इज़ जेन्युइनली अ गुड प्लेस टू बी इन। अच्छा आपको मटेरियल देखने को मिलता है, बटन्स का इस्तेमाल भी, जो बटन्स की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी लगती है। ओवरऑल क्वालिटी फील्स वेरी वेरी गुड एंड इट्स अ बिग पॉजिटिव इन माय ओपिनियन। और इससे पहले कि मैं आपको अगले पॉजिटिव की ओर बताऊं, ये कुछ शॉट्स आप देख लीजिए। और देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इस गाड़ी की अगली खूबसूरती या खूबी क्या है। इसकी सबसे बड़ी खूबी जो मेरे हिसाब से जो मुझे आज लगी है वो ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स अ हैवी कार, इट्स अ बिग कार, इट्स अ वाइड कार, मतलब भारी भरकम ये गाड़ी है, उसके बाद भी ऑफ रोडिंग जब ये करने जाती है तो आपको बहुत कंफर्टेबल रखती है। मोस्ट चीज़ें आप इसके ऑटो मोड में कर सकते हो। अभी ऑटो मोड में हो, आपको 4H लगाना है जब आपको लग रहा है कि थोड़े ट्रिकी रास्ते आ गए हैं, स्नो आ गया है, सैंड आ गया है, उन सब जगहों पे आप 4H लगाइए
आपका काम हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है एकदम ही फंस गए हो आप, तो आप इसका 4L भी इस्तेमाल कर सकते हो। 4L क्या करता है? 4L बेसिकली आपको ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप समझ गए कि आप फंस गए हो, सिर्फ क्रॉलिंग स्पीड चाहिए आपको, मतलब ऐसा रेंगना है बट ट्रिकी सिचुएशन है, थोड़ा सा मान लीजिए पथरीला रास्ता आ गया है या एकदम एब्सोल्यूट ऐसी जगह आ गई है कीचड़ वाली जहाँ से निकल ही नहीं रही है, तो 4L पे डालिए, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली आपका काम कर देगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये जो हार्डवेयर है, ये बहुत ज़्यादा मदद करता है इस गाड़ी की जब आप ख़राब रास्ते पर इसको चलाकर लेकर जाते हो। वरना आप सिंपली इसको 2H में रखिए, जिसके अंदर बेसिकली रियर व्हील ड्राइव पर आपकी जो इंजन की पावर है वो जाती रहती है। फिर आपको डिफ लॉक मोड्स हैं, सेंट्रल डिफ लॉक, रियर डिफ लॉक और फ्रंट डिफ लॉक, 3 तरीके के डिफ लॉक्स जो कि आप यूजुअली एक्सपेंसिव लग्जरी कई ऑफ रोड एसयूवीज होती हैं उनमें देखते हो, जी वैगन में आप देखोगे, लैंड क्रूजर में आप देखोगे, उन गाड़ियों में ये आपको 3 डिफ लॉक्स मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको मिल गए हैं, जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा काम के भी साबित हो जाते हैं जब आप किसी ट्रिकी सिचुएशन में हो। आप रियर डिफ लॉक कब करोगे? जब आपको पीछे वाले जो टायर्स हैं उनमें से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना हो कि 25% पावर जाए, तो एक अगर हवा में भी रह रहा है मान लीजिए, तो आपका दूसरा वाला जो है, जो कांटेक्ट में है रोड के, वो आपको उससे निकाल देगा। सेंट्रल डिफ लॉक का मतलब 50% पावर आपकी फ्रंट एक्सल में जा रही है, 50% पीछे जा रही है, तो कोई भी ट्रिकी सिचुएशन हो तो उसमें भी आपको निकालने में मदद कर देगा। तो ऐसे सब तरीके के कॉम्बिनेशंस जब आप लगाते हो एक इतनी बड़ी भारी गाड़ी के साथ में, तो आपको लगता है कि यार बॉस, हाँ मतलब थोड़ा काम तो किया है इन्होंने ऑफ रोडिंग के मामले में। तो ऑफ रोडिंग अच्छी है, आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा है, सस्पेंशन ट्रैवल बहुत अच्छा है, तो आप परेशान नहीं होगे। आप कैसे भी रास्ते पे हो, आप इसको ईजिली लेके जा सकते हो। और शॉर्ट्स देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने कंफर्टेबली कर लिया है, तो आप भी कंफर्टेबली कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने जो इनके डिफ़ॉल्ट मोड्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन्हीं का इस्तेमाल किया है। कोई ज़्यादा स्किल्स का इस्तेमाल नहीं किया। ऑफकोर्स थोड़ी सी स्किल आपको ये देखनी पड़ती है कि आगे रास्ता किस तरीके का आ रहा है, ज़्यादा डिप है तो किस सिचुएशन में कौन सा मोड आपको इस्तेमाल करना है, या ग्रेवल है या फिर अगर स्लशी है या स्नो आ गई है फॉर एग्जांपल, तो आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किस सेटिंग का इस्तेमाल करना है, वो सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लोगे तो आधा काम ये गाड़ी खुद कर लेती है। एक फीचर आता है CCO, जिसमें कि क्रॉलिंग कंट्रोल आप बोल सकते हो बेसिकली, कि आप एक ढलान में, एक चढ़ान में चढ़ रहे हो अच्छी खासी 40 डिग्री 45 डिग्री, आपको लग रहा है कि मैं ढंग से थ्रॉटल इनपुट दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, ब्रेक्स कहाँ लगने हैं नहीं लगने हैं, आप CCO ऑन कीजिए और चढ़ान में जाइए, ऊपर जाके ब्रेक लगा लीजिए। जब नीचे आ रहे हो तो वापस से CCO की मदद से ही नीचे आ जाओगे, ना ब्रेक लगाने हैं ना आपको एक्सेलरेटर पे पाँव लगाना है, आप बस गाड़ी को चलाते रहिए, गाड़ी चलती रहेगी। और CCO के भी डिफरेंट मोड्स हैं, CCO 1 2 3 4 5 आई थिंक 16 kmph तक की स्पीड तक आप उसको चला सकते हो, जो कि एकदम एक्सट्रीम ऐसे कंडीशंस में 16 kmph की स्पीड बहुत होती है अगर आपको ऐसी सिचुएशन से निकलना है। बट हाँ, भारी गाड़ी है, तो आप ये मत समझिए कि जिमनी ही बन जाएगी, जिमनी का ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकती है ये, या जो शॉर्ट व्हील बेस वाली ऑफ रोड गाड़ी होती है उनका ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। बट अगर आप एक बड़ी गाड़ी के साथ भी थोड़े कॉन्फिडेंटली सब तरीके के रास्तों पे चलना चाहते हो, तो फिर डेफिनेटली आप इस गाड़ी के साथ में काम चला सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉजिटिव, इट्स अ बिग कार। और बिग कार का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी बिग फैमिली भी हो तो भी वो अच्छे से एक साथ ट्रैवल कर सकती है। इट्स ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ, क्लोज टू 3 मीटर्स इन व्हील बेस, जो कि आपको क्लियरली नज़र आता है। और विड्थ भी अच्छी खासी है गाड़ी की, कि फ्रंट में अगर आपके बलिष्ठ फैमिली मेम्बर्स भी हैं, 6 फुट वाले हैं, तो भी यहाँ पर 5, 10, 5, 11 के बंदा, इनफैक्ट 6 फुट का बंदा पीछे बैठ सकता है। फिर सबसे पीछे वालों को दिक्कत होगी, बट 6 फुट का बंदा, 6.25 फुट का बंदा यहाँ बैठा है, यहाँ पर 5, 8, 5, 7, 5, 9 का बंदा कोई बैठा हुआ है। उसके बाद भी अगर आपको पीछे वाली सीट पे जाना है तो कितनी स्पेस बचती है? अगर मेरे जितनी हाइट का कोई बचा है, लगभग 169 सेंटीमीटर टू बी प्रिसाइज, क्लोज टू 5'6", तो अभी मैं करके दिखाता हूँ। और उसके लिए मेरे को ये वाली सीट को थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, जिससे कि आप मेरे पाँव वगैरह चेक कर पाओ। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं हम, चश्मा सही कर लेते हैं हम, और मैं पीछे वाली सीट पे आ गया हूँ। ये पीछे वाली सीट पे आने के बाद में एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि अभी भी 5, 6, 5, 7 का बंदा जो है बैठ सकता है। स्कूप्ड इन की है सीट को, जिससे कि आप अच्छे से बैठ पाओ। फिर डेडिकेटेड AC वेंट्स हैं, तो मेरे को वो वाली परेशानी भी नहीं है। LED लाइट्स हैं, वो भी परेशानी नहीं है कि अगर मेरे को
अलग से अपने लिए कुछ रखना हो तो रख सकता हूँ मैं। हाँ, चार्जर वगैरह ये सब सुविधाएं नहीं दी है, जो कि एक बात है, बट उसके अलावा यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ के जाया जा सकता है। तो थर्ड रो भी जो है वो डिसेंटली कंफर्टेबल है। हाँ, ऑफ कोर्स थर्ड रो है तो नी अप पोजीशन होगी, आपकी थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम होगा, जैसे आप दिख रहे हैं नी अप पोजीशन है, बट उतनी भी नहीं है। कई गाड़ियों में ऐसा हो जाता है। यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा मैं बैठ सकता हूँ, नी अप पोजीशन रहेगी, बट बैठा जा सकता है। तो अगर मेरी जितनी हाइट के भी हैं तो 150-200 किलोमीटर तो आप इजीली चल सकते हो, बच्चों को यहाँ पे बिठा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि 6 एयर बैग्स दिए गए हैं। आई विश एक बड़ी गाड़ी के अंदर 8 एयर बैग्स मिनिमम होनी चाहिए, बट वो जो साइड एयर बैग्स हैं एक्चुअली वो यहाँ तक पोजीशन होते हैं, तो जब वो कभी काम आएगा तो वो पूरा का पूरा यहाँ से भी प्रोटेक्शन देगा। बट अगैन मोर द बेटर एज दे से इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, स्पेशली जब क्रैश की बात होती है तो वो चीज़ें काम आ जाती है। बट ओवरऑल आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्पेस it is a big positive of the Majesta. Now moving on to the positive number 5, and that is this car is feature loaded. It's loaded to the brim. बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, और अभी मैं फॉर्च्यूनर से कंपेयर नहीं करूँगा। फॉर्च्यूनर में तो आपको फीचर मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, बट अगर आप इसके मोनोकॉक राइवल्स, कोडियक और जो फोक्सवैगन की तरफ से एसयूवी आती है 7 सीटर, उनकी भी बात करोगे, 5 सीटर एसयूवीज भी आती हैं, उनसे ज़्यादा फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि मैं स्टार्ट करूं तो ये बड़ी सी स्क्रीन है जो कि आजकल सब ऑफर करते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो भी कोई नई बात नहीं है, ठीक है। जो अच्छी चीज़ें हैं, आपको 2 वायरलेस चार्जर्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिर आपके लिए डिफरेंट टेरेन मोड्स हैं, डिफ लॉक्स हैं, मतलब सेंट्रल डिफ लॉक कर सकते हो, रेयर डिफ लॉक कर सकते हो, फ्रंट डिफ लॉक कर सकते हो। ये फीचर्स आपको यूजुअली जी वैगन या फिर ये जो गाड़ी आती है ना LC वगैरह, जो टोयोटा लैंड क्रूज़र वगैरह, उनमें आपको मिलते हैं, वो फीचर्स आपको यहाँ पे मिल गए हैं। फिर डिफरेंट टेरेन मोड्स हैं, डिफरेंट ड्राइव मोड्स हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, अलग अलग तरीके से कस्टम कर सकते हो अपने तरीके से। इस गाड़ी को अलग कंडीशन में चलाना हो तो आप चला सकते हो। तो लॉट्स ऑफ फीचर्स। ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, मतलब फ्रंट में ड्राइवर जो है और फ्रंट पैसेंजर जो है वो अपने अपने हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। जो पीछे वाले पैसेंजर्स हैं उनको भी ऊपर की तरफ आपको AC वेंट्स दिए गए हैं, और बीच वाले जो रो है उनके लिए एक अलग से जोन दिया गया है। तो ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपके लिए दिया गया है। बहुत गर्मी में कैसा परफॉर्म करेगा, और ज़्यादा गर्मी जब बढ़ेगी कैसा परफॉर्म करेगा पता नहीं, बट अभी के लिए जो है वो इसने डिसेंटली परफॉर्म किया है। आई एम नॉट गोइंग टू से इट्स द बेस्ट, बट इट हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। फिर उसके अलावा टेल टेन टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपके लिए दे दिया गया है। 12 स्पीकर्स आपको दिए हैं JBL के। फिर एक बड़ी सी सनरूफ, बच्चे सुखाने की मशीन जो लोगों को चाहिए होती है, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। वेंटिलेटेड सीट्स हैं फ्रंट वाली। ड्राइवर साइड जो सीट है वो 12 वे एडजस्टेबल है। को ड्राइवर जो है वो आपकी 8 वे एडजस्टेबल है। फिर लंबा सपोर्ट है, ये सब चीज़ें भी आपको दे दी गई है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं। फिर सेफ्टी फीचर्स हों, ADAS के फीचर्स हों, जिनकी लिस्ट मैं पूरी बता नहीं सकता, बट जो मोटे मोटे सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाएगी स्क्रीन पे। तो मतलब फीचर लोडेड है, अपने सेगमेंट की ही नहीं, इनफैक्ट कई 1-2 सेगमेंट ऊपर की गाड़ियों से भी ज़्यादा फीचर्स आपको ये ऑफर कर देती है। सो आई थिंक इट्स अ बिग पॉजिटिव। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द पॉजिटिव नंबर 6, एंड दैट इज द हाई स्पीड स्टेबिलिटी। हाई स्पीड स्टेबिलिटी के मामले में देखिए, जो बॉडी ऑन फ्रेम गाड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी नोटोरियस होती हैं, उनको हमेशा से थोड़ा बाउंस करना पसंद है, ठीक है, तो वो ये करती रहती हैं। पर फॉर अ कार जो आप 100-120 पे चलाओगे उस मामले में ठीक ठाक स्टेबल है। आई एम स्टिल नॉट गोइंग टू से दिस इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। इनफैक्ट आप कितनी भी, कई लोगों को फॉर्च्यूनर पसंद नहीं है, हमेशा टिपिकली क्रिटिकल होते हैं उन फॉर्च्यूनर के। येस, क्रिटिकल होना भी चाहिए, कई सारी चीज़ें आउटडेटेड वो दे रहे हैं, बट एक चीज़ जो उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी शानदार है उसकी। ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पूरा दिन आप कर लो, आपको थकान नहीं फील होती, बाउंस नहीं फील होता है। यहाँ पे बाउंस फील होता है, बट जब आप इसको स्लो स्पीड में चलाओगे, ठीक है, और उसके बाद हाई स्पीड में आओगे तो आपको डिफरेंस पता पड़ेगा कि हाँ, हाई स्पीड में एक्चुअली दिस इज परफॉर्मिंग बेटर। बट समहाउ टोयोटा डज समथिंग रियली वेल। ये देख रहे हो आप, इनोवा ओल्ड बॉडी ऑन फ्रेम गाड़ी है ये, बट इसको कोई परेशानी नहीं होती है, ये चलती रहती है, ठीक है, इसको कोई परेशानी नहीं होती है, और बढ़िया स्टेबल भी रहती है। आप लॉन्ग डिस्टेंस भी करोगे तो भी आपको थकान कम फील होगी फॉर अ बॉडी ऑन फ्रेम। अब आप मेरे को ये मत बोलना बॉस मेरी क्रेटा ज़्यादा कंफर्टेबल है या मेरी XUV ज़्यादा कंफर्टेबल है, होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो गाड़ियाँ मोनोकॉक चैसी वाली है, बॉडी ऑन फ्रेम वाली SUVs नहीं है ये। बॉडी ऑन फ्रेम SUVs में अगर सबसे कंफर्टेबल गाड़ी है तो वो अभी भी स्कॉर्पियो मुझे लगती है। मतलब स्कॉर्पियो इज़ अ गेम चेंजर इन दैट सेंस, द वे दैट कार स्टिक्स टू द रोड,
despite the fact that it's a being body on frame is just phenomenal. Now don't come up with the same thing कि आप नए ज़माने की SUVs चला के देखो. अब नए ज़माने के SUV से जब आप बात करते हो तो अगेन आप मोनोकॉक का एग्जाम्पल ले लोगे, मोनोकॉक SUVs का एग्जाम्पल ले लोगे, पर बॉडी ऑन फ्रेम के स्टैंडर्ड से बात कर रहा हूँ कि बॉडी ऑन फ्रेम होते हुए भी वो बहुत स्टेबल है. ये गाड़ी भी ठीक ठाक स्टेबल है. मैं इसको पॉजिटिव में रखना चाहूँगा क्योंकि जब मैं इसको स्लो स्पीड पे चलाया, जिसके बारे में आगे बात करूँगा मैं नेगेटिव्स में, वहाँ पर चलाने के बाद में जब मैं इसको हाई स्पीड पर एक्सप्रेसवे पे चला रहा हूँ तो मुझे पता पड़ रहा है कि हाँ बॉस, ये जो गाड़ी है वो हाईवे पे कंपैरेटिवली बेटर है एंड आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव. एंड नाउ दी पॉजिटिव नंबर 7. देखिए इंजन जो है वो पुराना वाला जो इंजन है वही सेम इंजन आप मान सकते हो. थोड़ा बहुत इंजन को ट्यून किया गया है, थोड़ा सा और रिफाइन करने की कोशिश की है एंड दैट इज इट्स बिगेस्ट पॉजिटिव इन माई ओपिनियन. मतलब आप अगर हाईवे स्पीड्स कर रहे हो 2000 आरपीएम के ऊपर इस इंजन को रख लीजिए, हैप्पीली क्रूज करता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. इंजन रिफाइनमेंट जो है बेसिकली जब आप अंदर बैठते हो, एक तो वाइब्रेशन पार्ट होता है रिफाइनमेंट का, तो वाइब्रेशंस जो है वो बढ़िया कंट्रोल किए हुए हैं. जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो बाहर किसी को पता पड़ जाएगा कि बॉस यहाँ ये है, तो देखिए ये डीजल ही, पर अंदर जो आप बैठे हो तो इंसुलेशन बहुत अच्छा है, प्लस वाइब्रेशंस क्योंकि कंट्रोल्ड है तो आपको रिफाइंड लगेगी, पुराने वाले से भी ज़्यादा रिफाइंड लगेगी. ये एक्चुअली वही आपका इंजन है, ट्विन टर्बो डीजल इंजन जो पहले आता था, एग्जैक्टली सेम इंजन है जो कि आ रहा, बस पावर अप फिगर्स जो हैं, थोड़ा सा इंजन की मैपिंग जो है, थोड़ा उन सब चीज़ों को थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है. तो अभी 478 Nm का टॉर्क निकालती है और लगभग आई थिंक 202 या 203 bhp के आसपास की पावर निकालती है, विच आई थिंक इज मोर देन इनफ. तो अगर आपको रिलैक्स्ड चलना है, कीप इट अबाउट 2000 RPM. आप 100 kmph की स्पीड लगभग उतने ही RPM पे करोगे, 1700 RPM के आसपास, 1700-1800 RPM के आसपास स्वीट स्पॉट है. चलाते रहिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इस वाली गाड़ी के साथ में. तो उस मामले में रिफाइंड हुआ है, पावर एम्पल लगती है. बस इनिशियल आप जो 2000 RPM के नीचे जो आप बोलोगे, मतलब स्पेसिफिकली 2000 RPM के नीचे, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लगेगा, बट उसके ऊपर से लेकर लगभग 3500-4000 RPM तक इनफ पावर है, इनफ टॉर्क आपके लिए अवेलेबल है. डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स अ हैवी कार. अगेन मैं बार बार हैवी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाड़ी भारी है और भारी होने के बाद भी ये इंजन ठीक ध्यान रख लेता है. तो रिफाइनमेंट भी मेरे हिसाब से, प्लस ओवरऑल जो कैरेक्टर है इंजन का वो आपको सही लगेगा. बहुत ही शांत स्वभाव का ये इंजन है. अंदर तो एटलीस्ट आपको फील होता ही नहीं है कि एक डीजल इंजन की गाड़ी आप चला रहे हो. सो दैट आई थिंक इज़ अ बिग पॉजिटिव. तो शुरुआत करते हैं पहले नेगेटिव से, और पहला नेगेटिव जो है वो है इस गाड़ी का, ये सारा टाइम ये बाउंस करती रहती है, स्पेशली अगर आप स्लो स्पीड्स पे हो. हाँ मुझे पता है कि लैडर फ्रेम चैसी है, हाँ मुझे पता है इस तरह की गाड़ियाँ थोड़ी बाउंसी होती है, बट मॉडर्न बॉडी ऑन फ्रेम SUVs भी हमने देखी है, वहाँ पर वो कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड रहता है. स्पेशली अगर आप सिटी स्पीड्स कर रहे हो, मतलब मैं तो कोई स्पीड कर ही नहीं रहा ना, और मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ. ड्राइवर सीट पे सबसे कम आपको बाउंस फील होता है, वहाँ पे सबसे बेहतर जगह है बैठने के लिए. तो अगर मोशन सिकनेस होती है तो जनरली बोलते हैं ना लोग, फ्रंट वाली सीट पे बैठ जाओ, या फिर जो ड्राइव करते हैं उनको थोड़ा कम फील होता है. वो इसी वजह से कि आप यू नॉट टॉसिंग अराउंड हेयर एंड देयर. विद दिस कार यू कांट जस्ट कंट्रोल इट. एक्सट्रीमली स्लो स्पीड्स पर भी एक बाउंस होती रहेगी. और ये तो फ्रंट सीट का हाल है. अगर आप मिडिल रो में बैठे हो या फिर पीछे बैठे हो, अगर आप एजेड हो, तो आपके लिए ज़्यादा बड़ी परेशानी हो जाएगी. तो अगर आप मोशन सिकनेस वाले लोगों में से हो, ठीक है, जिनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, तो आपको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी. अब आपके लिए ऑफकोर्स क्या ऑप्शन है, आप कोई मोनोकॉक SUV ले सकते हो, या फिर बॉडी ऑन फ्रेम भी कई सारी मॉडर्न SUVs हैं जो कि बेहतर करती हैं. टोयोटास डू इट बेटर, लैंड क्रूजर्स डू इट बेटर, इनफैक्ट महिंद्रा डज इट मच बेटर विद द स्कॉर्पियो. वो ज़्यादा कंट्रोल्ड कंपोज्ड रहती है स्लो स्पीड्स पे. इस गाड़ी के साथ में वो एक परेशानी है जो कि मुझे लगता है कि मतलब मैं स्पीड्स कर ही नहीं रहा बॉस, मैं 14, 15, 20 की स्पीड कर रहा हूँ. ठीक है, ये सीमेंट वाले ब्रिक्स लगे हुए हैं और ये तो फिर भी ठीक है. अगर हल्का सा भी ख़राब रास्ता आ गया तो फिर जो उछलती रहती है ये गाड़ी बॉस, फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो. तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए था. थोड़ा सिटी फ्रेंडली तो गाड़ी होनी ही चाहिए. हाँ ठीक है, लोग बोलते हैं कि हाईवे पे अच्छी हो जाती है गाड़ी, ऑफ रोडिंग में अच्छी हो जाती है, बट सच बात ये है ज़्यादातर गाड़ियाँ ऐसे ही ट्रैफिक में फंसी रहती है.
ऐसे ही जगहों पे चलती है, छोटे रास्तों पे चलती है, ट्रैफिक वाले रास्तों पे चलती है, घर वालों के सबसे ज़्यादा काम आती है, मेजॉरिटी टाइम ऐसे सिचुएशंस में ही फंसी रहती है। वहाँ पे गाड़ी का कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, वो मुझे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल लगा नहीं है। इट जस्ट कीप्स बाउंसिंग, दिस समथिंग दैट नॉट मैनी पीपल विल लाइक, स्पेशली अगर आप एक फैमिली मैन हो तो घर वाले जो हैं वो शायद इस तरीके की जो गाड़ी है उसमें बैठना ना पसंद करें। और नाउ मूविंग ऑन टू द नेगेटिव नंबर 2 एंड दैट इज दिस इंजन इज लिटिल वियर्ड। मतलब 2000 आरपीएम वाला जो मार्क है ना, जहाँ पे प्रॉब्ली टर्बो और स्पूल अप होके काम होना शुरू होता है, वहाँ पे थोड़ा जर्कीनेस आपको फील होता है। मतलब आप एक सर्टेन आरपीएम पे चल रहे हो, 2000 आरपीएम के आसपास चल रहे हो, आपने एकदम से थ्रॉटल दिया तो कभी कभी जंप करता है आरपीएम को एकदम से, सडनली, प्रोग्रेसिव नहीं है वो। ठीक है, आपको भी पता है कि जब टर्बो स्पूल होगा तो वो एक फील होती है कि भाई हाँ टर्बो हैज़ किक्ड इन, और उसके बाद में वो फीलिंग है, बट वो क्या कंसिस्टेंट है। एट टाइम्स इट जम्प्स, एट टाइम्स जो आपके गियर्स हैं वो भी फ्रीक्वेंट जंप करते हैं, आरपीएम भी जो है वो फ्रीक्वेंट जंप करता है। तो कभी कंसिस्टेंट है, कभी इनकंसिस्टेंट है, तो प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो मतलब एक बेटर थ्रॉटल मैप, एक बेटर इंजन ट्यूनिंग करके इस चीज़ को सॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा अजीब सा एक्सपीरियंस हो जाता है, स्पेशली अगर आप ट्रैफिक वाले एरियाज़ के अंदर हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा परेशानी लगती है कि जंप कर रहा है एकदम से। तो वहाँ पर आपको यू विल हैव टू बी जेंटल। कई बार जेंटल होते हुए भी वो जंप करता है, तो वो चीज़ का थोड़ा सा आई थिंक इनको ध्यान रखना चाहिए था। आई थिंक दे कुड डू अ मच बेटर जॉब विद दिस वन, but this is one point that I had to highlight. All right, now moving on to the negative number 3 and that is the screen. Screen देखने में वैसे ठीक लग रही है, हाँ ठीक है, आइकन्स वगैरह थोड़े से बेहतर हो सकते थे, और मतलब वो जो यूआई होता है वो कंपैरेटिवली बेटर दिख सकता था, बट एक बार को मैं इग्नोर कर देता हूँ। मेरे लिए अगर स्मूथ है स्क्रीन तो मेरे को काम चलेगा, बट दिक्कत ही वही आती है कि ये स्क्रीन जो है वो उतनी स्मूथ नहीं है। कई बार डबल टैप करो, और कई चीज़ें क्योंकि आप स्क्रीन से करते हो तो आप चाहते हो कि वो एक बार में रिस्पॉन्ड करे। कई चीज़ें एक बार में रिस्पॉन्ड करती है, कई चीज़ें एक बार में रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो थोड़ी सी लैगी ये लगती है स्क्रीन। ठीक है, मतलब कई सारी चीज़ें हमने आज कर रही बहुत देर तक। अब देखो मेरे को इधर आना है, क्यों नहीं आ रहा भैया? अब आए हैं भैया। तो ये अटका अटकी जो मामला है ना, ये नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब आप कई सारी चीज़ें जो हैं वो आप चाहते हो कि स्क्रीन से करें। जैसे कि मेरे को डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल में इनका टेम्परेचर अलग करना है, को ड्राइवर का, और मेरा अलग करना है, तो मेरे को टच से ही करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर टच स्क्रीन लैग कर गई है तो फिर मेरे लिए परेशानी हो जाएगी वो। ठीक है, सिंक करना हो, रियर वाले जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए ठीक है डेडिकेटेड बटन है, बट उसके बाद भी अगर मान लो मेरे को मैन्युअली कुछ चीज़ें करनी हो, पीछे एजेड लोग अगर बैठे हों, तो ये स्क्रीन जो है थोड़ी स्मूथली काम करनी चाहिए। इनफैक्ट 360 डिग्री कैमरा भी जो है कभी कभी स्मूथ काम करता है, कभी कभी नहीं काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं, ये क्या आ रहा है ऊपर, ओके ये चलो ठीक है, ये थोड़ा डिफॉर्म हो रहा है शायद से, बट पॉइंट ये है कि स्क्रीन जो है वो अच्छे से आपकी हमेशा काम करनी चाहिए। जब आप सेटिंग्स को स्क्रॉल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो चीज़ें ऑन, मतलब वो बोलते हैं ना कि वो उसमें लैग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट ये लैग करती है। और इनकी जो पुरानी वाली स्क्रीन है, स्क्रीन्स जो शुरू में लेकर आए थे उससे तो डेफिनेटली बेहतर है, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट इट टू बी बेटर, स्पेशली कंसिडरिंग कि ये गाड़ी 50-55 लाख के आसपास आएगी। मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉजिटिव, या पॉजिटिव नंबर 4 है जहाँ तक अगर नंबरिंग के हिसाब से जा रहे हैं, वो है कि गाड़ी में ना अर्गोनॉमिक्स अभी भी सॉर्ट होने की ज़रूरत है। एक तो ठीक है, 2 वायरलेस चार्जर आपने दे दिए, बहुत अच्छी बात है, पर वायरलेस चार्जर से जनरली फ़ोन कई बार गर्म हो जाता है, फिर फ़ोन चार्ज होते होते बंद हो सकता है, और जनरली वायरलेस चार्जर मुझे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फ़ोन गर्म हो गया है आपका चार्ज होते होते, तो आप वायर के साथ में रहते हो, फ़ोन भी कंपैरेटिवली ठंडा रहता है, और 80% लिमिट में आने के बाद में अगर ओवर हीट भी होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी चार्जिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, एटलीस्ट कुछ फ़ोन्स में ऐसे वाले फीचर्स आते हैं। अब मेरे को USB लगानी है, तो USB मेरे को अंधाधुंध नहीं, ऐसे लगा के रखो आप। मैं अगर USB यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर एक छिद्र दिया गया है, यहाँ से मैंने ऊपर से नीचे कर दिया। अब मुझे जेन्युइनली स्ट्रगल करना पड़ेगा, टाइप सी है कहाँ, तो ये अर्गोनॉमिकली ये चीज़ तो सही है नहीं। देखिए ठीक है, कि अगर किसी और को भी लगाना है, स्पेशली ड्राइवर को लगाना तो दिक्कत है, को ड्राइवर वाला तो फिर भी लगा लेगा, तो एक ये चीज़ जो है थोड़ी बहुत अर्गोनॉमिक्स के मामले में शॉर्ट होनी चाहिए थी। दूसरी चीज़, ये डेड पेडल की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी ऑकवर्ड है, स्पेशली अगर आप ये मैट का इस्तेमाल कर रहे हो तो स्लिपरी भी हो जाता है, तो ढंग से ये सेटल भी नहीं हो पाती है। मेरे को लगता है कि अगर ये मैनुअल में होती तो और ज़्यादा परेशानी होती, क्योंकि कई बार डिस्टेंस भी जो है
कई बार अगर आपका पाँव चौड़ा है या जूता थोड़ा बड़ा है आपका तो अटक सकता है और यहाँ पे अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाता है। डेड पेडल का मतलब ये है कि मैं अच्छे से रेस्ट कर पाऊँ, तो मेरा यहाँ पे ना बहुत अच्छे से रेस्ट नहीं हो पा रहा है। सो ये भी अर्गोनॉमिक्स में एक बात आती है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हो तो ये सारे कंफर्ट आपको चाहिए होते हैं। तो अगर आप और ज़्यादा चौड़े हुए, मुझसे भी ज़्यादा, तो आपको थोड़ी सी और परेशानी होगी। फिर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको दिया गया है, अच्छी बात है। ADAS के फीचर्स, ADAS लेवल 2 आपको मिलता है, अच्छी बात है। बट ये अगर मेरे को सेट करना हो तो यहाँ से पहले सेट करो, फिर स्पीड जो है यहाँ से सेट करो, कैंसिल करना हो फिर यहाँ पे आओ। तो ये इतने सारे बटन्स क्यों दिए गए हैं? या तो वो ये पूरा मॉड्यूल इसी को इस्तेमाल कर लेते कि भैया इसी को स्पीड के लिए भी इस्तेमाल कर लेता और टॉगल के लिए भी इस्तेमाल कर लेता, पर अलग से बटन दिए गए हैं। तो ये ऊपर नीचे जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो अगेन ये थोड़ी शॉर्ट हो सकती थी। और फिर AC के कंट्रोल के कुछ बटन्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि ये देख रहे हो, इससे टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है। देख रहे हो आप, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फ़ैन की स्पीड जो है वो हो जाती है। बट ध्यान रखिए ये ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और आगे वालों के लिए डुअल जोन काम करता है। अगर मेरे को को पैसेंजर का टेम्परेचर चेंज करना हो, फ़ैन स्पीड चेंज करनी, तो वो मैं नहीं कर सकता। दोनों का एक साथ ही चेंज होगा। देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, दोनों का 19 हो गया, दोनों का 18 हो गया। फ़ैन स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो दोनों का फ़ैन स्पीड 6 हो गया है। बट को पैसेंजर को अलग चाहिए तो फिर आपको क्या करना है, अंदर जाइए, फिर उसके बाद में आप टच कीजिए हर चीज़ को, ये टच कीजिए। तो ये अब इसका अलग टेम्परेचर चल रहा है, मुझे अपना अलग टेम्परेचर चाहिए, वो मैं कर सकता हूँ। तो वो अगेन ये अर्गोनॉमिक्स के मामले में उतना अच्छा नहीं है। फिर वेंटिलेटर सीट्स भी देख लीजिए आप, फ्रंट पैसेंजर्स के लिए दी गई है, फ्रंट पैसेंजर और फ्रंट को पैसेंजर दोनों के लिए दी गई है। बट इसको भी टच करो। फिर मसाज फंक्शन वगैरह वो भी अंदर जाके आप टच करो। तो बहुत सारी फीचर्स दिए गए हैं, बट एक्सेसिबिलिटी जो है वो इतनी आसान नहीं है। डेडिकेटेड बटन्स जस्ट सॉर्ट दोज थिंग्स आउट, बट समहाउ MG डज इट एवरी टाइम। इस बार चलो ठीक है, थोड़े फीचर्स, थोड़े से बटन्स तो दिए हैं, बट कई सारी गाड़ियों में तो बिल्कुल ही नहीं देते। बट अभी मेरे को लगता है कि क्योंकि ट्रेडिशनल स्टाइल की गाड़ी है, तो वो जो बहुत सारे बटन्स टोयोटा को देने की आदत है, या फिर Hyundai अपनी क्रेटा में देता है, या कई सारी गाड़ियों में देता है, वो एक्चुअली हेल्पफुल होते हैं, इसीलिए लोग अप्रिशिएट करते हैं। और ये 50 लाख की गाड़ी में सन ब्लाइंड्स कौन ऑफर नहीं करता है बॉस? ऑलराइट, सो आई स्टार्टेड विद द फ्रेज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी एक अपने आप में बड़ी खूबी होती है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर पाते हो, चाहे किसी में भी पारंगत ना हो, आप मास्टर ना हो, बट बहुत सारी चीज़ें आप कर पा रहे हो। जैसे कि मैंने बोला कि एक बड़ी गाड़ी, भारी गाड़ी के लिए ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ दे पाना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स दे पाना, वो उस तरीके का हार्डवेयर दे पाना, अच्छी बात है, तो आप कंफर्टेबल रहोगे। बट ऐसा नहीं है कि आप वो जो स्मॉल व्हील बेस वाली जो ऑफ रोडर्स होती है उस तरीके से इसको टॉय के जैसे यूज़ कर सकते हो। कभी ट्रिकी सिचुएशंस आ गए तो आप इसको यूज़ कर लीजिए, आपके लिए मददगार साबित होगी। फिट एंड फिनिश लेवल्स अच्छे हैं, रोड प्रेजेंस अच्छी है। फीचर्स के मामले में आप इसको मास्टर बोल सकते हो, क्योंकि उतने फीचर्स सेगमेंट में कोई और ऑफर नहीं करता है आपको, तो उस मामले में तो डेफिनेटली ये मास्टर ऑफ ऑल आप बोल सकते हो। बट ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट जब आप बात करते हो तो हर चीज़ थोड़ी कर लेती है। कुछ कमियां जो रह गई है, जो कि मैंने इस वीडियो में उजागर की हैं या बताया है आपको, उनको भी अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक प्रोडक्ट है जो कि कुछ सर्टेन तरीके के लोगों के लिए ठीक है, जिनको रोड प्रेजेंस चाहिए, जिनको थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी चाहिए, बट मेनली एक रोड प्रेजेंस चाहिए, माहौल चाहिए, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। हाँ, टोयोटा फॉर्च्यूनर वाला रिलायबिलिटी शायद दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, मुझे नहीं पता है। क्या उस तरीके की मेंटेनेंस कॉस्ट जब आप बात करते हो तो अनबीटेबल है टोयोटा फॉर्च्यूनर उस मामले में भी शायद ये आसपास भी ना आ पाए, क्योंकि हमने ग्लॉस्टर के साथ में देखा है थोड़ी भारी मेंटेनेंस वो गाड़ी मांगती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जैक ऑफ सो मेनी ट्रेड्स है और मास्टर ऑफ फीचर्स आप इसे बोल सकते हो। यही मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है इस गाड़ी के बारे में। कभी लंबी दूरी के लिए चलाएंगे, और भी ज़्यादा लंबी दूरी लंबे टाइम के लिए रखेंगे, तब इसके बारे में और बात करेंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे।